आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं वो क्या है, इसके प्रमुख तत्व क्या है और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक तो शब्दों का क्रम पूछा जाता है, दूसरा ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तीसरा ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना के तहत संप्रभुता किसमें निहित है। तो ये सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना को पहले एक बार देख लीजिए, प्रस्तावना है क्या। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरी प्रस्तावना है। अब इस प्रस्तावना के एक एक भाग को हम लोग देखें। शुरू कहाँ से हो रही है? हम भारत के लोग क्या किए हैं? इस संविधान को तैयार किए हैं, उसे अंगीकृत किए हैं, अधिनियमित किए हैं और आत्मार्पित किए हैं। यानी इस शब्दावली के तहत इस संविधान को बनाया किसने और संपूर्ण संप्रभुता किसमें है? तो संपूर्ण संप्रभुता जनता में है और भारत के लोगों ने इसे निर्मित किया है और भारत के लोगों ने ही इसे आत्मार्पित और अधिनियमित किया है। ठीक। दूसरी बात, हम भारत के लोग भारत को एक किस प्रकार का जो राज्य का स्वरूप है, यानी पहला तत्व तो हो गया संप्रभुता, हो गया। संप्रभुता की बात भी हम लोग करेंगे। संप्रभुता किसमें है? जनता में है। दूसरा तत्व है राज्य की प्रकृति कैसी है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की तो बात हो गई। ये जनता में निहित है। किस प्रकार का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की प्रकृति क्या है? लोकतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक। तो प्रकृति क्या है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। यानी भारत के संविधान के तहत भारत को समाजवादी राष्ट्र बनाया गया। हालांकि इसमें यह समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़े गए। बाद में जो जोड़े गए शब्द हैं वो 3 शब्द हैं। एक तो समाजवादी है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता है। ये जो 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? ये पूछा जाता है बार बार। तो एक तो समाजवादी है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष है और तीसरा अखंडता है। तो राज्य की प्रकृति कैसी है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। अब समाजवादी किस प्रकार का है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक समता। समाजवाद का अर्थ है समता या समानता, वो हर प्रकार की समानता। अब यह समाजवाद जो है वो साम्यवाद नहीं है। भारतीय जो समाजवाद है वो साम्यवाद नहीं है, क्योंकि साम्यवाद क्या कहता है? जो समाज में असमानता है, एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, जिसे साम्यवादी एक बुर्जुआ वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग जो है, इस असमानता को, जो 2 वर्ग हैं, इसको समाप्त करने के लिए, समाज को वर्गहीन बनाने के लिए ये करना है कि सर्वहारा वर्ग क्रांति करे और इस बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर दे। यानी यह जो असमानता बीच में ये दिख रही है, इसको एक वर्गीय क्रांति के माध्यम से समाप्त कर दिया जाए, यानी इसको नीचे लाया जाए। ठीक, बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि यह जो खाई है, असमानता है, इसको भरने का उपाय यह है कि यह जो वर्ग है, निम्न वर्ग है, उपेक्षित जो वर्ग है, इसको ऊपर लाया जाए।
तब यह असमानता इस तरह से दूर की जाए, इस तरह से न कि इसको नीचे लाया जाए, इसको एक बार के समाप्त किया जाए। ऐसा न करके लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि जो असमानता है उसमें जो निम्न वर्ग है उसको ऊपर लाया जाए, उसका उत्थान किया जाए और इस प्रकार से यह असमानता कम की जाए, दूर की जाए। तो भारतीय जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है और यह गांधीवाद की ओर झुका हुआ है, गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। इस पर गांधीवाद का व्यापक प्रभाव है, न कि मार्क्सवाद का तो प्रभाव थोड़ा सा है क्योंकि समानता के जो अवधारणा है उसके तहत, लेकिन किस तरह से ये किया जाएगा उसमें गांधीवादी विचारधारा काम कर रही है। ठीक। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा, जिसकी जो इच्छा उसकी उपासना करे, उस धर्म को माने, तो इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा, किसी धर्म की उपेक्षा करने या उसे समाप्त करने का प्रयास राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ समभाव रखेगा, यही धर्मनिरपेक्षता है। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र दो प्रकार का, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है इतनी जनसंख्या में, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से हम अपना शासन चलाएंगे। साथ में ये क्या होगा? गणराज्य होगा। गणराज्य के जो अर्थ हैं, सामान्य अर्थ यह है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो है, राष्ट्राध्यक्ष वो चुना जाएगा, वो निर्वाचित होगा। जैसे कि ब्रिटेन है, लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी जो राजा है वह वंशानुगत क्रम से चलता आ रहा है। तो भारत में ऐसा नहीं होगा, किसी एक वंश के लोग यहाँ राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनेंगे, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। तो भारतीय राष्ट्राध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। सीधे जनता उसका चुनाव नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। दूसरा, गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य का अर्थ यह है कि यहाँ जनता, राजनीतिक संप्रभुता किसके पास होगी? जनता के पास होगी, किसी एक व्यक्ति या एक वंश के पास नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि जो संप्रभुता है किसी एक व्यक्ति या एक वंश के पास नहीं होगी, बल्कि वो संपूर्ण जनता में निहित होगी। दूसरा, कि किसी एक वर्ग का जो विशेषाधिकार है वो अनुपस्थित होगा, किसी वर्ग का विशेषाधिकार अनुपस्थित होगा, वह नहीं होगा। सभी सार्वजनिक कार्यालयों तक सबकी पहुंच होगी, सबके लिए वो संपूर्ण जनता के लिए खुला रहेगा। तो गणराज्य का ये मतलब है। अब अगली शब्दावली क्या है कि यह तो राज्य की प्रकृति हुई। अब संविधान का उद्देश्य क्या है? तीसरी बात उद्देश्य, जो प्रस्तावना है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका एक तो न्याय स्थापित करना, न्याय। दूसरा, समानता या समता, स्वतंत्र, पहले स्वतंत्रता लिखें, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये इसके चार उद्देश्य हैं। न्याय किस प्रकार का? न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना चाहता है। न्याय क्या है? न्याय का सीधा सा मतलब है भेदभाव न करना, भेदभाव रहित व्यवहार ही न्याय है। यानी सामाजिक न्याय, यानी किसी भी सामाजिक वर्ग, जो भी समाज है, उसमें किसी के साथ ऊंच नीच या इस तरह का, धनी गरीब, इस तरह का किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए किसी भी कार्य में, तो वो सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का ये मतलब निकाला जाता है कि सभी लोग आर्थिक रूप से समान हो। ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग आर्थिक रूप से समान हो, क्योंकि हमने साम्यवाद को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, तो आर्थिक रूप से सबका समान होना संभव नहीं है, लेकिन उस असमानता को कम करने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात कि जो संपन्न वर्ग है, जो धनी वर्ग है, वह जो गरीब वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है,
उसके श्रम का शोषण न करे और उसके जीवन पर उसका अधिकार न हो, उसका नियंत्रण न हो। तो ये आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय यह है कि राजनीतिक क्रियाकलापों में सबको बिना भेदभाव के भाग लेने का अधिकार हो। जैसे ये सारी चीज़ें जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब जो उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें संविधान के जो मूलाधिकार के खंड है, भाग है, जो नीति निर्देशक तत्वों के भाग हैं, उनके माध्यम से ये सब चीज़ सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो राजनीतिक न्याय का सीधा सा अर्थ है कि सभी राजनीतिक क्रियाकलापों में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, सबको वोट देने का अधिकार हो, सबको किसी भी सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार हो, सरकार से शिकायत करने का अधिकार हो, संगठन बनाने का अधिकार हो। तो ये सारे अधिकार राजनीतिक न्याय के तहत है। फिर स्वतंत्रता किन किन चीज़ों की हो? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, इतनी चीज़ों की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में न्याय किन किन चीज़ों की बात की, न्याय में किन किन चीज़ों की बात की गई? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता की बात में क्या क्या कहा गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये विचार, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की जाती है। यह धर्म, उपासना की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सुनिश्चित की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कहा था कि यह जो धर्मनिरपेक्षता शब्द पहले तो संविधान में नहीं जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया। प्रस्तावना में पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में कहा था कि भारतीय संविधान की प्रकृति वास्तव में धर्मनिरपेक्ष ही है, क्योंकि अनुच्छेद 25 और 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता, वह यह इंगित कर रहा है कि हमारा देश जो है, हमारा राष्ट्र जो है, वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक। समानता किस चीज की हो? समानता में कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक। बंधुता कैसे सुनिश्चित होगी? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यह राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये बंधुता किस चीज को सुनिश्चित करती है? व्यक्ति की गरिमा को, सभी लोग सम्मानित है, सभी का जो गरिमा है वो समान रूप से है, कोई उपेक्षित नहीं है, किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र जो है वो अखंड है, राष्ट्र एक है, क्योंकि जब सभी समान है, सभी सम्मानित है, तो उनमें एकता का भाव आएगा ही। और राष्ट्र जो है, भारत एक संघ है, पहला अनुच्छेद ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, राज्य भारत के इस संघ से अलग नहीं हो सकते, तो भारत अखंड है। ठीक। यह अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया, अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया, अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया 1946 में 42वें संशोधन के तहत। तो ये उद्देश्य है संविधान के। अब संविधान में ही कहा गया कि इसे हम लोगों ने अपनाया कब? तो वो तारीख दी गई है, तारीख अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। और संवत के संदर्भ में भी कहा गया है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, यानी विक्रम संवत की बात की जा रही है। विक्रम संवत 2026 में इसे अपनाया गया। तो 2026 में जब विक्रम संवत में अपनाया गया, विक्रम संवत को माना जाता है 57 ईस्वी के संदर्भ में, 57 ईस्वी से विक्रम संवत शुरू होता है। तो 2026 में 57 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 1949। ठीक। तो विक्रम संवत ये भी पूछा जाता है कि किस संवत की बात प्रस्तावना में की गई है, तो 2006 विक्रमी की बात की गई है, 2006 विक्रम संवत की बात की गई है। और यह तिथि बताता है प्रस्तावना कि हमने इस तिथि को, संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया, अपना लिया, अंगीकृत किया,
अंगीकृत किया यानी अपना लिया, अपनाया। अधिनियमित, अधिनियमित किया, अधिनियमित किया यानी अधिनियमित किया यानी लागू किया, लागू किया। और आत्मार्पित किया, आत्मार्पित किया यानी समर्पण किया। इस संविधान के सामने हमने समर्पण किया, समर्पण कर दिया इस संविधान के सामने। तो इस प्रकार के हमने इस संविधान सभा को समस्त भारत के लोगों ने, संप्रभुता भारतीय लोगों में, भारतीय जनता में निहित है, उसने क्या किया कि अंगीकृत किया, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये शब्द भी क्रम से यही है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो प्रस्तावना के जितने भी शब्द हैं उनका क्रम ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः बोल देते हैं प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक। अब ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है, इसकी बात हम लोग स्वतंत्रता में भी करेंगे। और जो राजनीति विज्ञान की बात है तो इसमें हम लोग स्वतंत्रता, समानता को अलग से करेंगे। यहाँ उसको डिटेल नहीं किया जा सकता, इतना लंबा समय लगेगा। तो ये स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुता, बंधुता, इस तीनों को एक त्रयी कहा है अम्बेडकर ने। अम्बेडकर जी ने इसे एक त्रयी कहा है कि ये तीनों एक साथ है, एक इसमें से कोई अलग नहीं हो सकता। समानता के बगैर स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता के बगैर समानता नहीं, समानता के बगैर बंधुता नहीं। क्योंकि अगर आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, सबको स्वतंत्रता प्राप्त हो, तो वहाँ समानता निहित हो जाती है। जब समानता आती है तो वहाँ स्वतंत्रता सुनिश्चित हो जाती है, और जब समानता सुनिश्चित हो जाती है तो बंधुता सुनिश्चित हो जाती है। ठीक। प्रभुत्व, प्रभुसत्ता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी संक्षिप्त में। प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब है, प्रभुत्व शब्द प्रभु से निकला है। प्रभुत्व, प्रभु का मतलब है क्या है? भगवान ईश्वर जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो जो भी करता है उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता है, वो अपने से जो भी निर्णय लेना होता है लेता है। वैसे ही राष्ट्र अपने समस्त निर्णयों को बिना किसी आंतरिक या बाहरी दबाव के जब वो लेता है, तब उसे हम प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं, संप्रभु कहते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि आज के आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र की प्रभुसत्ता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे होते हैं, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दबाव होता है, विभिन्न संगठनों में हम सदस्य हैं। तो उस सदस्य, जैसे संयुक्त राष्ट्र में हम सदस्य हैं या राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, तो यह जो संगठन है ये स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन है। हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, उसका अध्यक्ष ब्रिटेन है, इसका मतलब हम ब्रिटेन के अधीन नहीं है। यह बात उस समय भी स्पष्ट की गई थी कि हम यह स्वतंत्र राष्ट्रों का एक संगठन है। वैसे ही यूएनओ जो है स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन है। तो वहाँ हम जो भी निर्णय लेंगे वो हम अपने स्वतंत्र होकर निर्णय लेंगे। दबाव भले पड़ेंगे, दबाव पड़ते हैं आज के इस युग में। अंतर्राष्ट्रीय पटलों पे हमें कार्य करना है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय बातों को मानना होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी संप्रभुता को ताक पे रख देते हैं। हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए इन संगठनों में कार्य करते हैं। ठीक। अब इस प्रस्तावना के विषय में कुछ विद्वानों ने कहा है, कुछ कथन उनके हैं। जैसे कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि यह जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह प्रस्तावना कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के विषय में कहा है कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है।
सपनों का विचार है, हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है कि स्वामी अय्यर ने कहा। इसी प्रकार किया मुंशी ने कहा कि लोकतांत्रिक जो हमारा संप्रभुतापूर्ण जो हमारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है उसका यह भविष्य फल है। के एम मुंशी साहब क्या कहते हैं कि यह जो है प्रस्तावना क्या है, हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक, इसी प्रकार ठाकुरदास भार्गव भी प्रस्तावना के विषय में कहते हैं कि यह प्रस्तावना क्या है, आत्मा है, पूंजी है। वो कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है, यह संविधान का आभूषण है। तो इन शब्दों का प्रयोग ठाकुरदास भार्गव ने कहा यह, और इन्होंने कहा कि यह संविधान की आत्मा है, संविधान की पूंजी है, संविधान का आभूषण है। यह उपयुक्त स्थान है जहां से हम संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह उपयुक्त स्थान है जहां से हम संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना। ठीक, एक ब्रिटिश विद्वान है अर्नेस्ट वारकर, वो इस संविधान की इस प्रस्तावना से बहुत आनंदित है और इसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये सम्मानित भाग है संविधान का, और संविधान की आत्मा तो है ही, संविधान का एक सम्मानित भाग है। और उन्होंने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी, उस किताब की प्रस्तावना में भी इसका जिक्र किया, इस प्रस्तावना का। ठीक, अब प्रस्तावना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के वादों को देखा जाए तो प्रस्तावना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के विचार, प्रस्तावना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के जो विचार है उसमें पहली बात आई थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। तो संविधान सभा में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि यह संविधान का अंग है। लेकिन बेरुवाड़ी मामले में, बेरुवाड़ी बनाम भारतीय संघ 1960 में ये मैटर आया था। दरअसल बेरुवाड़ी पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जो कि भारत और पाकिस्तान में विवाद का विषय बना हुआ था। 1958 में एक समझौता हुआ था भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच। भारत के प्रधानमंत्री उस समय नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून थे। तो 1958 में एक समझौता हुआ, उसमें भारत ने कहा कि ठीक है, बेरुवाड़ी को आपको दे देंगे। तब राष्ट्रपति ने यह बात सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का जो उनका अधिकार है, उसके तहत उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को वह मुद्दा सौंप दिया कि क्या हम एक कार्यकारी निर्णय के तहत ऐसा कर सकते हैं या हमें संशोधन करना पड़ेगा। तब इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, इसके लिए हमें संशोधन करना पड़ेगा, संविधान से बगैर अनुमति के हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने किसी भाग को सौंप नहीं सकते। ठीक, तो इसके लिए या ले नहीं सकते, तो इसके लिए एक संशोधन की बात आई। ये संशोधन हुआ, फिर सौंपा गया। तो वहाँ से भारतीय भागों को लेने या देने के संदर्भ में जो एक परंपरा स्थापित हुई वो इस बात से स्थापित हुई। लेकिन इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह बात बेरुवाड़ी मामले में कही गई। लेकिन साथ में क्यों नहीं है, उसने कहा कि इससे सरकार को कोई शक्ति नहीं प्राप्त होती है और उसकी शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित होता है इस प्रस्तावना के तहत। लेकिन बाद में इस निर्णय को, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस निर्णय को पलट दिया गया केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में इसको पलट दिया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि प्रस्तावना क्या है, संविधान की संरचना का आधार है। अगर प्रस्तावना में से किसी भी चीज को हम हटाते हैं तो हमारी जो संविधान की संरचना है वो खंडित हो जाती है, उसको बनाए रखना संभव नहीं है। यह शक्ति तो नहीं प्रदान करता है, लेकिन
संविधान निर्माताओं की जो मूल मंतव्य है उसको जरूर प्रकट करता है। तो जो हमारा आधारभूत ढांचा है वह आधारभूत ढांचा का यह एक तरह से प्रतिबिंब है, एक तरह से आधार है, संरचना है। तो यह संविधान का अंग है, इसमें कहा गया अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। जब अंग ही नहीं है इसके द्वारा, जब अंग ही नहीं है तो संशोधन क्या होगा, लेकिन जब अंग है तो संशोधन भी होगा। लेकिन संशोधन के संदर्भ में इस वाद में एक क्राइटेरिया निर्धारित की गई कि मूलभूत आधारभूत जो ढांचा है उसमें संशोधन नहीं होगा। तो आधारभूत ढांचे को बनाए रखते हुए आप संशोधन करिए। तो संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको निकाला जाए। निकालने का मतलब है कि आधारभूत ढांचा का प्रश्न आएगा, इसमें जोड़ा जा सकता है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द किस क्रम में जोड़े गए उसको भी ध्यान रखिएगा, वो भी पूछा जाता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, तो प्रस्तावना के संदर्भ में संक्षेप में हम लोगों ने ये बात की।